आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? ऑडिबल हूं मैं पूरा प्रॉपर तरीके से? ऑलवेज बिलीव इन पीपल्स एक्शन नॉट वर्ड्स, इवन योरसेल्फ। आप खुद के शब्दों पर भी भरोसा मत किया करें, ठीक है? बिकॉज वी ऑल फूल ourselves and others also with the words. Become a person who is more task oriented, action oriented than too much blabbering in the head. दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं ना, उनका कोई मतलब नहीं होता है until you do something। सोचने से सोचता रहो। और इंसान क्या करते हैं, शब्दों को बहुत तोड़ते मरोड़ते हैं। आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी ऑफ वेरी ओल्ड टाइम्स एंड द स्टोरी वॉज कि एक राजा था। तो राजा ने क्या किया, गुस्से में बोला अपने सन के लिए कि आई विल क्रश यू विद ए लार्ज स्टोन। ठीक है, तो राजा ने क्या बोला गुस्से में, अपने बच्चे को बोला कि आई विल क्रश यू विद ए लार्ज स्टोन। अब गुस्सा ठंडा हो गया राजा साहब का। तो राजा साहब दुविधा में आ गए। दुविधा ये कि वो राजा है, और राजा अगर अपनी बात ना माने तो दैट्स रॉन्ग, यू नो। प्रजा के सामने कैसे बोलेंगे कि उन्होंने जो बात बोली थी वो उन्होंने की। हिज फादर ऑल्सो, सो नाउ ही इज थिंकिंग व्हाट कैन बी द वे अराउंड कि दोनों काम हो जाए। तो शब्दों को देखिए कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। जैसे हमारे यहाँ अकबर बीरबल होते थे, वैसे ही उन्होंने अपने कोटियर को बुलाया और बोला कि मैं बहुत दुविधा में हूँ, कल मैंने गुस्से में ऐसा कुछ बोल दिया, अब अगर मैं ये काम नहीं करूंगा देन प्रजा के सामने मेरी वैल्यू गिरेगी कि राजा ने अपनी बात की, वैल्यू नहीं की, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर अपने पुत्र के लिए सही नहीं है। तो उसने कहा कि एक काम करिए कि इस लार्ज स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े करा दीजिए, स्मॉल पेबल्स, ठीक है, और फिर वो पेबल्स आप अपने बच्चे पे डाल दीजिए, उससे कुछ होगा नहीं उसको। तो जो बड़ा स्टोन है उसी के आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ना, दैट्स लाइक दैट ओनली। बड़ा सा स्टोन है, उसी का तो सारा हिस्सा, सारे टुकड़े उसके ऊपर डाल दो, टुकड़े करके छोटे छोटे। बट डू यू थिंक ही डिड व्हाट ही मेंट? नो। तो शब्दों को ना हमेशा तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, आप कभी उसके कुछ भी मतलब निकाल सकते हो। इसलिए वर्ड्स जो है ना, दे आर वेरी मिसलीडिंग, दे आर वेरी मिसलीडिंग। हाँ जी, समझे कि नहीं? शब्द, आप खुद भी अपने आप को शब्दों में मूर्ख बनाते हो। कहते हो सुबह उठेंगे, फिर सुबह नहीं उठते हो, कुछ ना कुछ कहानी उसमें पढ़ा देते हो आप खुद को। ऐसा ना करते हो कि नहीं? हाँ जी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट बाय द वे? ये स्टोरी जो मैंने पढ़ी वो उसका एक पर्पस था। पर्पस ये है जो आपको समझना है, जो मैं समझाना चाहता हूँ। क्रक्स डिफरेंट है एक्चुअली, कहानी कुछ और है बट समझाना कुछ और है। कि लेटर से आपके पास एक स्टोन है, बड़ा स्टोन, वो आपने किसी के ऊपर मारा तो उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अगर उसी पूरे स्टोन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, स्कैटर्ड कर दो, देन उसका इम्पैक्ट कम है। ऑल्दो उतना ही टोटल वॉल्यूम है, बट द इम्पैक्ट इज मच लेसर देन व्हाट द लार्ज स्टोन हैज द इम्पैक्ट ऑफ, राइट? तो अब आप इसको बहुत सारी चीजों से रिलेट कर सकते हो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, फलाना ढिमकाना, स्मॉल एक्शंस क्यूमुलेटिव होके बहुत बड़े हो जाते हैं, स्कैटर्ड उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डिडक्ट फ्रॉम दिस स्टोरी। लिविंग इट टू यू। सवाल नंबर बताओ, कितने सवाल हुए थे? हाँ जी, 64, 64, 64 हो गया था। कितने हुए थे बताओ? क्या करवाना है आज? 65वां कराना है? अच्छा, चलो भैया 65वां करते हैं। एक बहुत बड़ा सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, उसको पिघला दो। मेल्टेड एंड मोल्ड इनटू, मेड इनटू होना चाहिए, या मोल्डेड इनटू होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। What is the percentage increase beta decrease in the surface area of all smaller spheres over that of a big sphere? मैंने सवाल आपको बता रखा है अगर आपको ध्यान हो, कि अगर आपने डायामीटर को 1/5 कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया 5 टाइम्स हो जाएगा। याद है? ये डिस्कशन याद है आपको?
और जब 5 टाइम्स टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा तो 400% का इंक्रीज होगा। ये क्यूब में भी होल्ड करता है, स्फीयर में भी होल्ड करता है। क्यूब में भुजा और स्फीयर में साइड। याद है किसी को डिस्कशन या नहीं कि अगर आप रेडियस को 1/5 कर देंगे तो जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा फ्रॉम ऑल द स्फीयर्स विल बी 5 टाइम्स। ये मैंने दिखाया था आपको। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप करके देखिए। आप कहोगे कि 4/3 पाई इंटू 10 क्यूब इधर बनेगा, ये हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई इंटू 2 क्यूब। और यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो 125 आ जाएगा, आएगा। अब आप कहोगे पहले जो मेरा सरफेस एरिया है वो है 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर, बाद में जो सरफेस एरिया टोटल बनेगा वो 125 इंटू 4 पाई इंटू 2 स्क्वायर। इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 बनेगा और ये 125 इंटू 4 500 बनेगा। बट जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे ना तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये 5 गुना यहाँ पर आया है। ये अगर मैं यहाँ वैल्यूज बदल दूँ, 40 और 20 कर दूँ तो भी यही आएगा। ये क्यूब के केस में भी ऐसा आएगा। तो इसको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो। इवन ये कि अगर ये 20 है और ये मैं 10 कर दूँ हाफ, तो ये ट्वाइस आएगा। राइट, याद है आपको ये बात, डिस्कशन। तो इससे आपका एक पैटर्न बिल्ड होगा और आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो कोई चीज़ अगर 5 गुना होती है तो 400% से बढ़ जाती है। ये पूछा गया, परसेंटेज इंक्रीज बटा डिक्रीज। ठीक। 66th क्वेश्चन। एक स्फीयर को हमने 12 इक्वल पार्ट में काटा है बाय कटिंग इट इन द हाफ अलोंग द सेम एक्सिस। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वन पार्ट टू द सरफेस एरिया ऑफ द होल। इसको मैं इस सवाल को होल्ड करूंगा अभी के लिए, क्योंकि 8 पार्ट मैंने आपको समझाए थे कि टिल 8 पार्ट कैसे खेल होगा। यहाँ पर बात हो रही है 12 पार्ट्स की, 12 इक्वल पार्ट्स। तो होल्ड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि आप कोशिश करें कि 8 के ऊपर 12 इक्वल पार्ट्स में कैसे जाएंगे। अगर आप घर पे कोई गोल आकृति आपको मिले, लेट अस से आलू, आलू तो मिलेगा ही तुम्हारे घर में, आलू आलू काट की तरह, आई जस्ट वांट यू टू एक्सपेरिमेंट विद इट। नींबू छोटा होता है, 12 हिस्से करने में हाथ कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बड़ा सा आलू ले लो, वाटरमेलन भी ले सकते हो। टेक समथिंग बिगर एंड जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, वेस्ट योर टाइम, समटाइम्स इट्स गुड टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि 12 हिस्से कैसे करोगे। आई जस्ट वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू एक्सपेरिमेंट, इसलिए होल्ड कर रहा हूँ। लास्ट में मैं करा दूंगा, जब 3D की आखिरी क्लास होगी मैं करवा दूंगा। बट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके कोशिश करो कि 12 हिस्से करके आप देखने की कोशिश करो कि क्या बनेगा केस। ट्राई करना है इसको, ठीक है। चलो 67th क्वेश्चन। ये तो हमने करा दिया था। जैसे स्फीयर इज कट 3 टाइम्स डायमेट्रिकली टू गेट आइडेंटिकल 8 शेप्स। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर। देखो, आपको याद होगा कि जब हम 3 कट्स लगाते हैं तो मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि 6 पाई आर स्क्वायर, हर कट में डायमीटर के बाद पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ओपन होता है। तो अगर आपने 3 कट्स लगाए तो 6 पाई आर स्क्वायर का इंक्रीज हो जाएगा। यस, दिस इज द इंक्रीज। और ओरिजिनल सरफेस एरिया जो आपके पास है वो 4 पाई आर स्क्वायर का है, और आपने कहा 6 पाई आर स्क्वायर का आपका इंक्रीज हो गया, इंटू 100 किया हमने, क्या ये वैल्यू 150% आई? यस, आंसर इज ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 68वां प्रश्न। एक हॉलो स्फीयर लिया है आपने जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। इसको मेल्ट करके हमने कोन बनाया है और कोन का बेस डायमीटर 8 मीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। आपको बताना है कोन की ऊंचाई कितनी है। तो कोन का वॉल्यूम मैं लिखता हूँ 1/3 पाई इंटू 4 स्क्वायर, डायमीटर अगर 8 है तो 4 बनेगा, इंटू एच लिखेंगे, एच निकालना है मुझे। इधर जो वॉल्यूम होगा ये बनेगा 4/3 पाई। अगर डायमीटर 4 और 8 हैं तो रेडियस 4 और 2 बनेगा, तो यहाँ पे लिखना 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ये हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम होगा। आउटर रेडियस 4, इनर रेडियस 2। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 1/3 से ये कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, तो 4h की जो वैल्यू है ये है 64 माइनस 8, 56। h की वैल्यू हो गई 14 चौको 56, यानी आंसर क्या है? बी। ठीक है, 69 सवाल देखते हैं बेटा। स्फीयर का रेडियस 25 सेंटीमीटर है। इसको हमने काटा है एक प्लेन से जिसकी डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से 15 सेंटीमीटर है। आपको बताना है सरकमफरेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर सेक्शन क्या होगा। राइट, पहले सवाल को समझना जरा थोड़ा सा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ये एक स्फीयर है मान लेते हैं, 25 सेंटीमीटर रेडियस है, और एक प्लेन आप यूज कर रहे हो बेसिकली जो इस
ऊंचाई पे आप ऐसे कहीं काट रहे हो, यहां से 15 की ऊंचाई पे आप इसको काट रहे हो। मुझे क्या करना है, इस प्लेन का सर्कमफ्रेंस चाहिए। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर सेक्शन। अब आपके सामने जो समस्या है वो मैं समझाता हूं क्या है, बट है बहुत आसान समस्या। आपको कि यहां से यहां तक का रेडियस मुझे पता है, यस और नो, कितना है, 25 का दिया हुआ ना, और यहां के सेंटर से ये 15 है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट का रेडियस तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है। आप कहोगे यस, कितना है, 20, 20 ही तो है, तो 2 इंटू पाई इंटू 20 कर दो, 40 पाई। तो अगर ये डायग्राम आप बना लोगे तो सवाल में कोई भी दम नहीं है, ठीक है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा 40 पाई। एक स्फीयर है, उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसको हमने मेल्ट कर दिया। मोल्टेन मेटल को हमने फर्दर यूटिलाइज किया, उससे हमने कोन बनाया। कोन की ऊंचाई बता दो, तो आप कहोगे 4/3 पाई इंटू 14 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 14 क्यूब बटे 21 स्क्वायर। तो खैर इतना तक जाना नहीं था, 224/9 यहाँ लिखा होगा। अगर ऑप्शन देखना है तो बिल्कुल सही बात विशु जी बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 9 एक ही जगह है, तो नीचे या तो 9 आएगा या 9 का कोई फैक्टर आएगा। एक ही ऑप्शन है जो 9 या उसका फैक्टर है, वो 9 है और कुछ ही नहीं है, एंड देयरफॉर द आंसर कैन ओनली बी सी। तो अगर ऑप्शन देखना है तो आप सी लगा सकते थे इसी स्टेज के बाद 3 3 9 से, बट दिस हाउ इट विल बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली। अगर रिक्वायरमेंट है तो अंत तक जाओ। 71वां प्रश्न, 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, उनका रेडियस 3:4:5 में मेल्ट किया, रिकास्ट किया, बड़ा स्फीयर बनाया। अगर सरफेस एरिया नए स्फीयर का दिया है तो उसका रेडियस बताना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट स्फीयर। ठीक है, तो देखो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो 4/3 पाई इंटू बेसिकली इसको मैं बोलूंगा 3x, तो x क्यूब बनेगा बाहर, 3x 4x 5x, तो यहाँ बनेगा 3 क्यूब, यहाँ बनेगा 4 क्यूब, और यहाँ बनेगा आपका 5 क्यूब। ये वैल्यू किसके बराबर है, 4/3 पाई इंटू, अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंटर है बिकॉज हमें ये पता है कि नया रेडियस अगर r है तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 2304 पाई के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 2304/4 के बराबर है। अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और 4 पंचे 20 के बाद 4 7 28, 4 छक्का 24, 576 आ गया। आर की वैल्यू 24 आ गई, तो 4/3 पाई आर क्यूब में 24 इंटू 24 इंटू 24 आप लिख सकते हो 24 का क्यूब, लाइक दैट, कैंसिलेशन पर्पज के लिए। 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 27, ये हो गया 64, ये हो गया 125। अगर मैं टोटल यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से मिलेगा 91, और 91 यहाँ पर आप जोड़ोगे तो ये हो गया 216, राइट, 216x³ सो अब कैंसिलेशन अगर आप करोगे तो आपको यहाँ मिल रहा है 216x³ इज इक्वल टू 24 इंटू 24 इंटू 24। अब आपको ये क्लियर है कि ये बेसिकली 24 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब बनेगा अल्टीमेटली। अगर डिवाइड करो आप तो x³ बनेगा 4 का क्यूब, x बन गया 4, x अगर 4 बन गया तो जो सबसे छोटा रेडियस आएगा वो 3 चौके 12 आएगा, 12, आंसर हो गया बी 12। ठीक है, 72 क्वेश्चन नंबर, 2 स्फेरिकल आयरन शॉट्स हैं जिनका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, इनको हमने पानी में इमर्स किया है। 3 4 5 लेके 6, देन 6 24 3 12, क्या करो आप, 3 4 5 लेके 6, हाँ उस तरह से भी कर सकते हैं। yes, कि 3 4 5 को आप कंबाइन करके ये देख लें कि इससे रेडियस 6x हो जाएगा, और वो 6x की वैल्यू यहाँ पर 24 निकल रही है, तो हम x की वैल्यू 4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। स्फेरिकल आयरन है, उनको डायमीटर इमर्स किया वाटर में, कंटेन सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ 6।
ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका रीजन ये है, जरा समझो सवाल को पहले। तो सवाल क्या कह रहा है ये बेसिकली कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है और इस सिलेंड्रिकल वेसल में आप 6 सेंटीमीटर डायामीटर यानी 3 सेंटीमीटर रेडियस के 2 स्फेरिकल बॉल्स आप इसके अंदर डाल रहे हो, राइट। वाटर लेवल कितना बढ़ जाएगा, तो आपको 2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 3 क्यूब विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एच की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से भाई। 8 आ गया इंटू 27 आ गया, नीचे 3 इंटू 36 आ गया, 9 3 27, 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 2 सेंटीमीटर। बी 73rd क्वेश्चन। 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, उनका रेडियस दिया हुआ है, इनको मेल्ट किया हमने। डायमीटर क्या होगा नए स्फीयर का, 12 होगा। आसान है देखो, 6 8 10 को मिलाओगे तो जो आंसर है वो 10 से तो बड़ा ही आएगा ना डायमीटर, और 10 से बड़ा डायमीटर सिर्फ एक ही है 12, तो वही सही होगा। 6 8 10 को मिलाओगे 10 से बड़ा आएगा ना, इसलिए डी है। तो देयर नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, बट अगर ऐसा संभावना बने कि 2 ऑप्शन 10 से बड़े हो तो भैया करना पड़ेगा फिर। 4/3, यहाँ 6 क्यूब लिखो, यहाँ 8 क्यूब लिखो, यहाँ 10 का क्यूब लिखो, इंटू पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब लिखना पड़ेगा आपको। 4/3 पाई कटेगा, यहाँ जो 6 क्यूब है इससे 3 क्यूब बाहर, आप 2 क्यूब बाहर निकाल सकते हो क्योंकि 2 सब में कॉमन हो रहा है, तो ये बन जाएगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ये जो वैल्यू है आपकी कितनी बनती है, 125, 64 और 27, इसका टोटल 216 बनता है, क्योंकि 6 क्यूब है। तो ये वैल्यू हो गई 2 क्यूब इंटू 6 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। आर की वैल्यू नेचुरली दिख रही है आपको 12 है, राइट। आप कहोगे सर आपने तो डायमीटर उठा के लिख दिया, रेडियस लेना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हर जगह अगर आप 2 2 गुना रखते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा समझ लो कि यहाँ जो मैंने आर लिखा है डायमीटर ही है। अगर मैंने यहाँ पर 6 8 10 रख दिया डायमीटर, इधर भी डायमीटर रख दिया, इधर भी डायमीटर रख दिया, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसिडरिंग अगर मैंने इधर डायमीटर्स रख दिए हैं तो आर की वैल्यू जो आई है डायमीटर ही है, तो नोटेशन पे मत जाओ आप, डोंट गो बाय नोटेशन। अब ये बस गलती मत करना कि यहाँ जो आर निकला उसका डबल कर दिया, ये हमारा आर डायमीटर ही है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन में, ठीक है। इट्स लाइक दैट कि आर की जगह ये आर जो है आपका मान लेते हैं कि 2 इंटू स्मॉल आर है, ऐसे समझो। तो यहाँ इक्वेशन में वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ खैर, अब आप लेट्स से 10th क्लास के हिसाब से करेक्ट होना चाहते हो तो 10th क्लास में सॉल्यूशन लिखोगे वो काट देगा ठीक है। तो वहां पर यू हैव टू गो लाइक दिस, 1 4/3 पाई 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। फिर बाद में आप सॉल्व करोगे और आर की वैल्यू 6 आएगी, फिर उसको d इज इक्वल टू 2r करके डबल करके 12 लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो 14वां सवाल देखिए। कॉपर की 6 सेंटीमीटर डायमीटर की एक बॉल हमने एल्यूमिनियम से कवर करी है। एल्यूमिनियम का वॉल्यूम कॉपर के वॉल्यूम के बराबर है, तो हमें बताना है कि एल्यूमिनियम की थिकनेस कितनी है अप्रॉक्सीमेटली। गुड क्वेश्चन। चलो, let us understand this case. चिंता मत करो, शनि ग्रह नहीं है। कई लोग कहेंगे साहब आपने शनि ग्रह, शनि भगवान से वैसे इतना डरते हैं लोग ठीक है, शनि ग्रह बना दिया आपने नहीं, टेंशन ना लो, बस प्रणाम कर लो फिर सवाल करते हैं। So essential question is कि अगर अंदर का वॉल्यूम जो भी तुम मान रहे हो, बाहर का वॉल्यूम उतना ही है, यानी टोटल वॉल्यूम डबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मीनिंग ऑफ इट इज दिस कि ये रेडियस अगर r है और ये रेडियस मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी रेडियस 3 है, तो आप बोल ये रहे हो बेसिकली, बोल ये रहे हो आप कि जो 4/3 पाई और बाहर का रेडियस अगर मैं r मान लूं तो r क्यूब -3 क्यूब है,
वो 4/3 पाई 3 क्यूब के बराबर है, क्योंकि इस पोर्शन का वॉल्यूम, आप ये बोल रहे हो कि इस पोर्शन का वॉल्यूम इसी के बराबर है। इसको मैं और सिंपली अगर लिखता तो ऐसे लिखता कि आप कहते हैं कि आउटर स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस ऑफ इनर स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि तभी तो अंतर इक्वल हो पाएंगे। दिस इज द सिनेरियो। वो आप यहां से भी निकाल सकते हो या आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आउटर स्फीयर का टोटल जो वॉल्यूम बनेगा वो इनर स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, तभी कॉपर की जो कोटिंग आपने करी है, कॉपर एल्यूमिनियम की जो कोटिंग आपने करी है वो कॉपर के वॉल्यूम के बराबर होगी। दैट्स द होल सिनेरियो। आर की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अब 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.259 आपको दी है, बट आपसे पूछा नहीं कि आपसे थिकनेस पूछा गया। थिकनेस होगा r-3, तो ये बनेगा 3 इंटू 1.259 माइनस 1। 3 घटाना पड़ेगा आपको, तो ये बनेगा 3 इंटू 0.259। मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 3 5 15 2 17, 3 दूनी 6 1 7, डी ऑप्शन। वैसे भी सेंटीमीटर में वैल्यू लिखनी है, प्रोडक्ट आपको पता है देख के कि 0.7 के आसपास होगा, तो डी ही होगा। ठीक है, बिकॉज सेंटीमीटर में अगर डेटा है तो इट हैज टू बी डी। कितने लोगों की बात समझ में आई थोड़ा थोड़ा करके? हाँ जी, कहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है? थिकनेस में 2 से कौन मल्टीप्लाई करता है? थिकनेस तो रेडियस माइनस रेडियस से मिल जाएगा ना मैम, तो वो कर दिया हमने। देखो मैंने, समझो पहले यहाँ क्या लिखा है। सवाल ये बोल रहा है बस कि कॉपर का वॉल्यूम क्या होगा, यही होगा ना। ये कॉपर का वॉल्यूम है 4/3 पाई इंटू r³ माइनस 3 क्यूब। यस, क्योंकि इस पोर्शन में कॉपर है ना, सॉरी एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम का वॉल्यूम है, और एल्यूमिनियम का वॉल्यूम उतना ही है जितना कॉपर का वॉल्यूम है। कॉपर का वॉल्यूम है 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब, इसको बराबर कर दिया, तो वही इक्वेशन आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं पूरा अंदर से लेके बाहर तक का स्फीयर देखूं, उसका वॉल्यूम जब कॉपर के वॉल्यूम के डबल के बराबर होगा तभी वो थिकनेस वाले पोर्शन का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते थे। अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप इस इक्वेशन से इसको ऐसा लिखो ना, क्या दिक्कत? यहाँ से r सॉल्व हो गया, आउटर रेडियस मिल गया मुझे। अब इस r में 3 घटाने पे मुझे इनर रेडियस मिलेगा, मतलब थिकनेस मिलेगी, तो 3 घटा दिया। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू मुझे दी हुई थी, रख दिया, आंसर आ गया डी। 75th क्वेश्चन। एक सॉलिड स्फीयर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। मेल्ट करके हमने हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ट्यूब बनाया, 4 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई है, एक्सटर्नल रेडियस 5 है, थिकनेस बता दो। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई इंटू r³। इससे हमने क्या बनाया? पाई r² माइनस r² इंटू h, जो कि 4 हो गया। एक्सटर्नल रेडियस मुझे 5 दी है, पाई से पाई कटेगा, ये वैल्यू हो गई आपकी 25 माइनस r इंटू 4, 4 इंटू 9, 3 से 1 3 कटेगा, 9 बचेगा। सो 25 माइनस r इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी 16। ठीक है, r², सॉरी r की वैल्यू 4 हो गई। आंसर है थिकनेस। थिकनेस होता है r माइनस r, तो ये हो गया 5 माइनस 4 बराबर 1, 1 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, समझ में आया सभी को? टोटल सरफेस एरिया बाई 3 कहाँ गया? कौन सा बाई 3? बाई 3 कहाँ गया? ओ भाई, एक 3 से कट गया ना वो। कक्षा 3 की तरह मैं काट के नहीं दिखाऊंगा अब कि 3 क्यूब में एक 3 कट गया तो 3 स्क्वायर बचा। नो 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 नो, इतना तो तुम्हें देखना पड़ेगा। The total surface area of a solid hemisphere is 108 pi centimeter square. Then the volume of hemisphere is 3 pi r square। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
सॉलिड हेमिस्फीयर का। वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 216 इंटू 2/3 आर क्यूब पाई। आर क्यूब तो हट जाएगा, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब पी। ठीक है। 77। एक हेमिस्फेरिकल डोम है हुमायूं टॉम्ब का, उसका इनर रेडियस 14 है, वॉल्यूम बता दो। क्या होगा आंसर? कैन यू फाइंड द वॉल्यूम जस्ट बाय द इनर रेडियस? ओके, एनीवन? देखिए, जब नन ऑफ दीज भी दिया हो ना तो खुराफाती नहीं करनी है आपको। बाई 3 होगा तो ए होगा। विशु भाई, गलत बात है। नन ऑफ दीज का मतलब होता है यूनिवर्स। नहीं तो आप बाई 3 होगा तो ए, आप एक्सप्लेनेशन पे गलत लिख रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं क्योंकि लोग सही मान लेंगे कि हाँ सही तो बोल रहा विशु, बाई 3 करने से ए आया, बट तुमने लगा के बोला ए आया तो कहानी अलग है। सो खैर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 2/3 पाई आर क्यूब करना है, कर लो। ओके, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, बट बिगिनर फॉर एसएससी समझने में बहुत दिक्कत होती है। विपिन देखो यार, इसमें दिक्कत ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके बेसिक्स बहुत कमजोर हैं, मतलब लेट्स से आपने गणित सच में आपकी शून्य है, तब दिक्कत आपको होगी मेरे साथ, राइट? मान सकता हूं मैं इस बात को कि आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी इशू है, अदरवाइज दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं मैं कॉम्प्लेक्स वे में नहीं पढ़ाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन विपिन, ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने रेस किया है कि नए बच्चे थोड़ा सा, देखिए होता क्या है ना कि आपके पढ़ने का एक तरीका है, फेमिलियर तरीका है, समझिएगा, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए पहले। फेमिलियर वे आपके पढ़ने का है, और मैं जो पढ़ाता हूँ थोड़ा अनफेमिलियर है, मतलब इट्स अनकन्वेंशनल। ओके, so it's more issue of adjustment than the content issue. So let's say people teach like type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, type 6, type 7. तो मुझे लगता है that's book. If I'm teaching, I should not teach like a book because तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं है। तो वो जो कोप अप कर लेगा उसके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, जो नहीं कर पाएगा उसके लिए मैं अच्छा नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ आप गलत हो। और दूसरा क्या है कि ना, एक STF टर्म होता है जिसको मैं बोलता हूँ स्टूडेंट टीचर फिट। हर एक टीचर हर स्टूडेंट के लिए फिट नहीं हो सकता है, ठीक है? तो I'm not somebody who everyone can fit, yes, because थोड़ा मेंटल पेन होता है मेरे साथ अगर वो झेल लोगे तो। अभी मैं एक ऑथर को पढ़ रहा था एंड आई गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड ही सेज कि आई राइट ए बुक which only those who gives 100% can absorb. मतलब I don't write in such a language or so simple language that anybody just तेजी से पढ़े और उसको फटाफट फटाफट समझ में आ जाए। कह रहा मैं वैसा ऑथर ही नहीं हूँ, because I want people to put more attention to understand me. And I like that point. It's like that you have to give yourself 100% to me, तभी मजा आएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गिव योर फीडबैक, और फीडबैक का आपके स्वागत है। बट ये चीज मैं शुरू से जानता हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझ के अपनी पेडागोगी ऐसी रखी है कि लेट्स से 4 लोग हैं, फॉर एग्जांपल पढ़ा रहे हैं मैथ्स, मान लिया लेट्स से, अब 4 लोग टाइप 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 पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को ना कम से कम उससे अलग रहना है ना। व्हाई शुड आई टीच टाइप वाइज? एंड आई बिलीव टाइप वाइज लर्निंग इज फ्रॉम बुक्स। बेस्ट है बुक से पढ़ो यार, क्या करना है, टीचर क्या करोगे फिर? सो मेरा काम है कि भैया तुम्हारा दिमाग खोलना, और वो मेरी उम्मीद है कि जो मुझे पूरा फॉलो करता है उसका खुलता है। तकलीफ होती है बट दिमाग तो खुलता है, ठीक है? दैट्स हाउ इट इज।
अच्छा, ये सवाल जितने लोगों ने भी अभी सॉल्व किया है ना, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, ओके? ये जो डोम होता है कभी देखे हो तुम? जरा गूगल करो डोम कैसा होता है। डोम क्या होता है? हॉलो होता है, सॉलिड होता है, क्या होता है? मतलब जो लोग ए ऑप्शन निकाल के बैठे हैं 2/3 पाई आर क्यूब से, डोम कैसा होता है? तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब डोम में तुम पानी भरोगे क्या कि 2/3 पाई आर क्यूब निकाल रहे हो? है कि वो डोम उतार के उसमें पानी भर के पानी पियोगे? यार डोम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। डोम होता है, आप किसी स्ट्रक्चर में जाओगे ना तो डोम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर ऐसे बना होता है ना, जो इसको डोम बोलते हैं, इस तरह से, है ना? ऐसा डोम होता है। अब इस डोम का अगर मैंने तुमको इनर रेडियस दे दिया है, तो डोम एक्चुअली में बना होगा ऐसे, इस तरीके का होगा, मतलब इट्स लाइक दिस। तो मटेरियल डोम का मान लेते हैं ये है, बट उसके लिए मुझे आउटर रेडियस चाहिए भैया। ये डोम कोई कटोरा नहीं है कि कटोरे की धारिता पूछ रहा है तुमसे कि बताओ इसमें कितना पानी आएगा इस डोम में, वो नहीं पूछा है तुमसे। इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। जोश में आके कुछ भी ना करो, ठीक है? ये नहीं है इसका उत्तर। डोम इज ए हॉलो स्फेरिकल शेप, हॉलो हेमिस्फेरिकल शेप। अभिनव जी कह रहे हैं ये कैसा लॉजिक है? तो तुम लगाओ ए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम मना थोड़ा ना करें। 4 ऑप्शन है, आप चूज करो अपना ऑप्शन। It's so simple for you, right? You choose your own option. I don't have any objections. I can only explain what is right. But if you want to go with option A, it's okay. It's fine. आप पहले जाके डोम देखना एक बार, जाओ पहले डोम देख के आओ कि डोम कैसा होता है। एग्जाम में कौन सा लगाएंगे? डी लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन लगाओगे, और क्या लगाओगे? कटोरा उल्टा रहे या सीधा रहे को लगा। अभी ना तुम्हें कितना पढ़ाया है मैंने कि मटेरियल का वॉल्यूम और वॉल्यूम कंटेन्ड इन इट इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? मैं तुमसे पूछूं कि बताओ हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, मटेरियल का वॉल्यूम, तो तुम क्या बता दोगे उसका? क्या बताओगे तुम उसका? तुम उसकी धारिता बताओगे। जब तक धारिता पूछी नहीं जाएगी आप धारिता नहीं बताएंगे। समझे कि नहीं? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं अभी। अभी मैं आपको थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट को हिलाता हूं, सुकरात की तरह। सुकरात यूज्ड टू रीजन एंड मेक पीपल रियलाइज देयर मिस्टेक्स। जैसे ये है तुम्हारे पास, राइट? ये मैंने तुमको दे दिया और मैंने कहा मेरे पास ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है? और मैंने कहा मैंने इसका तुम्हें इनर रेडियस दे दिया आर, आउटर रेडियस नहीं दिया है, और मेरे को बताओ इसका वॉल्यूम कितना है। So the material volume that is used you cannot find out. But if I say कि बताओ इसमें पानी कितना डालेंगे, तब तुम कहोगे कि हाँ वो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि हमें किस चीज का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। डोम का वॉल्यूम, और डोम का पर्पस पानी भरना तो ऑब्वियसली नहीं है। डोम उल्टा होता है, उसमें पानी रुकेगा भी नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो क्या डोम में पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो प्रैक्टिकलिटी भी नहीं है ना उस चीज में कि आप डोम में पानी भरोगे। तो what we are simply talking about is, and there is a clear hint also, the inner radius शब्द यूज किया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर? अरे अमन बाबू मैं बोल रहा हूं कि नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज डेटा इनसफिशिएंट है यार। तुमने उत्तर निकाल लिया, इसका क्या मतलब है? 2/3 पाई आर क्यूब करने से उत्तर आ गया तो तुम लगाओगे ही उसको, अगर नीचे सरफेस हो तो। अभी ना मैंने फिर से बोला आपको, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप समय लीजिए और सोचिए इस पे, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो। आपको ए लगाना है, इफ यू फील इट इज करेक्ट लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जितना मुझे एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया। एक डोम है, डोम में एक इनर रेडियस होता है, एक आउटर रेडियस होता है, और उससे उसमें यूज्ड मटेरियल का वॉल्यूम निकलता है। नन ऑफ, देखो अगेन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देयर इज एन ऑप्शन गिवन इज नन ऑफ दीज। जब भी नन ऑफ दीज ऑप्शन में होता है तो आपको पूरा यूनिवर्स दिया हुआ है डी में। होल यूनिवर्स हैज बीन गिवन इन डी। व्हेन होल यूनिवर्स इज गिवन इन डी, then you have to be very skeptical of marking A, because you will say inner radius दिया है, outer radius नहीं दिया है, how do I figure out the material volume? I cannot.
ना तुम्हारा दूसरी रीजनिंग में बता रहा हूं, आप कहोगे कि सर इंटरनल वॉल्यूम पूछ रहा है, मान लिया आपकी बात, मान लिया कि इंटरनल वॉल्यूम पूछ रहा है, कहां लिखा हुआ है कि इंटरनल वॉल्यूम पूछ रहा है? कहां पूछ रहा है आपसे कि धारिता बता दो कि इस डोम में कितना पानी आएगा? तो जब नन ऑफ दिस दिया हुआ है, देन वी हैव टू बिकम कंप्लीटली स्केप्टिकल। हुमायूं टॉम्ब की बात हो रही है, तो हुमायूं टॉम्ब में क्या ऊपर डोम में पानी भरते हैं? हुमायूं टॉम्ब गए हो तुम? मैं गया हूं ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझना इस बात को। कई बार सवालों में जो एजम्पशन होता है वो क्लियरली नहीं लिखा जाता है, लेकिन तब क्या होगा कि आपको, लेट्स से मैंने एक डी ऑप्शन दे दिया और उस डी ऑप्शन में एक नंबर लिख दिया 5218। अगर मैं डी ऑप्शन में एक नंबर लिख के छोड़ दूं 5218, तो मैं आपको मतलब समझा रहा हूं। देन आप कहोगे कि इसका एक डेफिनेट आंसर है। तब आप बोलोगे कि यार मेरे को आउटर रेडियस अगर नहीं दिया है तो मैं मटेरियल वॉल्यूम निकाल नहीं सकता हूं, यानी ये वाला केस नहीं है, यानी मुझे इंटरनल रेडियस यूज करके वॉल्यूम निकाल देना, यानी ए है। बट अगर नन ऑफ दीज दिया है तो ये रीजनिंग आपकी खत्म, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब है यूनिवर्स। थिंक अबाउट ऑल पॉसिबिलिटी, यू विल मार्क ऑप्शन डी। समझे कि नहीं? बट कई बार जो क्वेश्चन का एजम्पशन होता है उसके हिसाब से ऑप्शन से पता चल जाता है कि अच्छा ये कह रहा है, यही मानना है मुझे। समझे कि नहीं? मैं अगेन बोल रहा हूं कि अगर मैं पूछूं कि इसकी धारिता क्या है, कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम मींस व्हाट, वॉल्यूम कंटेन्ड इन इट, और वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट कर सकती हैं इस चीज को, इस बात को आप समझिए। एंड जब वो स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं इनर रेडियस, सो मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आप जो बात बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, इन्फ्रेंसेस दोनों निकल सकते हैं, इन्फ्रेंसेस आपके दोनों निकल सकते हैं। बट अगर मुझे यहां नन ऑफ दीज दिया है, जैसे मैं आपसे आर्ग्यू करूंगा तो मैं कहूंगा कहां बोला है कि आपको इसके अंदर भरने का आयतन पूछा गया है? एक हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं एक हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, कैसे लिखते हो आप? तो दो वॉल्यूम होते हैं, एक उसके अंदर आने वाले पानी का आयतन होता है और एक उसके मटेरियल का आयतन होता है कि कितना मटेरियल लगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगर आपको अभी भी डाउट, मैं फिर से लिखूंगा। मैं लिख रहा हूं एक क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, जरा इसका आंसर बताओ, क्या लिखोगे तुम? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वॉल्यूम हॉलो हेमिस्फीयर का क्या होता है, आप सभी लोग यही फॉर्मूला लिख के तुरंत दोगे मुझे। अगर मैं ये चीज आपसे पूछ लूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मैं दूंगा, यू विल राइट दिस, एग्जैक्टली दिस, यस और नो? ईमानदारी से बताओ, अगर ये सवाल तुम्हारे सामने आया कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर क्या होगा, सब लोग आंसर क्या दोगे? 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। दोगे कि नहीं दोगे? इस सवाल में क्या पूछा गया है कि आपके पास एक सिलेंडर, एक डोम है, उसका इंटरनल रेडियस दिया है, बताओ उसका वॉल्यूम क्या है? नन ऑफ दीज। सो दैट्स द ब्रॉड रीजनिंग। बट ये क्वेश्चन में मैं अगेन ये चीज बोल रहा हूं कि दिस क्वेश्चन थ्रोज अप बोथ द ऑप्शंस, तो आपको थोड़ा सा सेप्टिकल, इसको बोलते हैं सेप्टिक, डाउटफुल। मेरी जो रीजनिंग है मैं आपको बताऊं, इज ए सेप्टिकल रीजनिंग। सेप्टिकल रीजनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी सवाल की जो कहानी है, जो वो कह रहा है, उसके तह तक उतर के जानना कि भाई क्या पूछ रहा है, इसको बोलते हैं सेप्टिकल रीजनिंग। मैं इस बात पे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंसर ए बी सी डी सीट में क्या दिया हुआ है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। आई गो बाय द लॉजिक, व्हाट इज माय क्वेश्चन, and based on the question's language, what should be the answer? And the answer for this question will be none of these. Shall I go ahead? हाँ बोलो तो आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 78, the internal and external diameters of a hollow hemispherical vessel दिया हुआ है 2425। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस, ये भी दिया हुआ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल ऑल ओवर। किसको पेंट करोगे? सरफेस एरिया को। तुम्हें यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हेमिस्फेरिकल हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है तो आप कहोगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, याद है, प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा होता है। ये बन जाता है सिंपली 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो इसको कहते हैं 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा बन जाता है। वैल्यू रख लो यहाँ पर।
डायमीटर दिया हुआ है 3 × 12 / 144। अच्छा इंटरनल, तो ये वैल्यू जो दी है मुझे ना, ये दी है 3 × 25/2 का होल स्क्वायर विच इज 625/4। 24 का आधा 12 होता है, तो 144 सीधा हो गया। इसको हमें करना क्या है ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.05 का खर्चा आता है, गुणा कर दो। अच्छा पाई भी था यार, पाई तो छूट ही गया, ये पाई बाहर है, इसको 22/7 लेना, ले लो, इसी को सॉल्व कर लेना है, कर लो। 4 से गुणा करोगे 576 बनेगा, ये 1875, 1875 प्लस 576/4, 18 5 23, 2451/4 × 0.05, दैट्स द होल गेम। ठीक है, कहानी बहुत सिंपल है। इसके आगे आप कहोगे सर 5 है तो 5 अंत में आना चाहिए टाइप का कुछ बोलोगे आप, बेटर कि 2 से काट के 111 लिख लो, एंड थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सरल हो जाएंगी, बट आप इसको ऐसे करके कर सकते हो कि देखो किसी भी चीज़ का 10.5 गुना क्या होता है, एक तरह से उसका आधा करने से मिल जाएगा, या इवन हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 से अगर आप करोगे इसको तो 7 × 21, 7 × 5 = 35, एक छूट गया, तो एक छूटने का क्या इम्पैक्ट है मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इसको 350 लिख सकता हूँ, मैंने 7 से काटा है अभी, और यहाँ अंत में 2 है, राइट, तो एक तरह से नीचे हमारे पास 14 मौजूद है। इफेक्टिवली मैंने अभी तक क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये वैल्यू हो गई दिस, ये बाकी है, प्लस जो एक बच गया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, 11 × 10.05/14। आप देख सकते हो बहुत ही स्मॉल इम्पैक्ट है, बट वो स्मॉल इम्पैक्ट देखना इसलिए आवश्यक है बिकॉज दैट वी नीड टू चेक इफ दैट कैन चेंज माय आंसर और नॉट। तो लोग लास्ट डिजिट 5 आएगा, सोल, ये सरासर वाहियात बात कर रहे हो आप। 14 से नंबर पूरी तरह से डिवाइड ही नहीं होगा, यू कैन नॉट से कि 5 अंत में आएगा, ये सबसे बड़ा घोटाला कर रहे हो आप, कभी मत करो। तो 10.55/14 करोगे तो ये वैल्यू 0.04 के आसपास है, तो यू नो कि ये बहुत छोटी सी वैल्यू है, 0.04 के आसपास है, तो इसको निकाल के मुझे 0.04 के आसपास जोड़ लेना है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। खैर, इसका आधा 175 होगा, 175 को मैं 11 से गुणा करने जा रहा हूँ, फिर बाद में 2 से डिवाइड कर लेंगे। 5 है, 7 × 5 = 12 है, 7 × 1 = 9 है, 1925 हो जाएगा, बटे आपका 2 आ गया, इसको डिवाइड करिए, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 12, और 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, कुछ ऐसा आया। इसी तरह से 96.25, और अगर इसमें 0.04 हम जोड़ेंगे तो द वैल्यू, ये तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, सब गलत है क्या, कुछ भी गलत करेक्ट नहीं है इसमें एक्चुअली, है ना। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 96.29 के आसपास आ रही है, जो कि कहीं दिया नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे सब रॉन्ग है। मतलब अगर कुछ लगाना ही है तो नियरेस्ट ए लगाएंगे, बट रॉन्ग सारे हैं एक तरह से। हमने इतनी मेहनत करी तो ऑप्शन तो कम से कम सही दिए होने चाहिए, ठीक। तो 96.29 इज ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आंसर। ए लगा सकते हैं ऑब्वियसली, अगर ऐसा ही ऑप्शन होगा तो ए ही लगाएंगे, बट ये गलत तरह से ऑप्शन दिए हैं, मतलब जिसने भी ऑप्शन बनाया वो ठीक से कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाया, वरना तो उसको तो करेक्ट आंसर देना चाहिए ना इस केस में, तभी तो टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो आंसर इज 96.25, 96.29। एक हेमिस्फीयर को मेल्ट करके 32 स्फीयर्स हमने बनाए हैं इक्वल वॉल्यूम के। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर 2/3 πr³ इज इक्वल टू 32 × 4/3 πr³। सो r/r का होल क्यूब is 64, r/r is 4/1 ऑप्शन। वैसे इतना सोचना नहीं था सवाल में, ये भी करना बेवकूफी है। कैसे, देखो हेमिस्फीयर से अगर 32 स्फीयर बने तो उसी हेमिस्फीयर का अगर स्फीयर होता मेरे पास तो आप कहते 64 स्फीयर्स बनते। आप बताओ, एक बड़े स्फीयर से अगर आप 64 स्फीयर बना रहे हो, 64 4 का क्यूब होता है, इसका मतलब आपने रेडियस को क्या किया, 1/4 कर दिया, रेडियस 1/4 कर दिया, मतलब रेडियस रेशियो 4:1 होगा। भाई चाहे हेमिस्फीयर ले लो चाहे स्फीयर ले लो, रेडियस कंपोनेंट तो सेम ही होता है ना। तो मैं कह रहा हूं अगर तुम हेमिस्फीयर से 32 बना पा रहे हो, तो अगर मेरे पास स्फीयर होता सेम रेडियस का तो कितना बनता, 64।
64 कब बनेगा? जब रेडियस 1/4 करोगे। आंसर हो गया 4:1। 80वां प्रश्न, टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया का एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है मेरे पास, वो 3:1 है। तो बताना है रेशियो ऑफ साइड ऑफ इट्स बेस टू द हाइट ऑफ द प्रिज्म। इक्विलेटरल पिरामिड यानी बेस इक्विलेटरल है, बेस हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ पिरामिड। पिरामिड है प्रिज्म है? अच्छा प्रिज्म है। प्रिज्म की कहानी तो और सरल है, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ इट ताकि थोड़ा सा तुम्हें दिखने लगे, फिर करते हैं इसको, ठीक। ये तीनों पोर्शन रेक्टेंगल होंगे, याद है? लेटरल वाले तीनों रेक्टेंगल होते हैं। तो अगर मैंने इसको ए बोला फॉर एग्जांपल, और ये हाइट h है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? √3/4a² प्लस 3ah बटे 3ah, जो कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये वैल्यू 3/1 है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से आपका एक कैंसिल आउट होगा। अब √3/4a को मैं 3h से अगर डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? कहां 2 से मल्टीप्लाई होगा? ये वाली वैल्यू ना, हाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी कर लो। फॉर्मूला कैसे समझ में? ये फॉर्मूला ही नहीं है गब्बर साहब, दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, दिस इज अ विजुअलाइजेशन दैट देयर आर 3 रेक्टेंगल साइड में, जिसको कर्व बोलते हैं, और बेस और टॉप मैंने अच्छे समझाया था आपको प्रिज्म में। फॉर्मूला नहीं है ये, ना। चलो थोड़ा सा तुम्हारे लिए जीवन और आसान करते हैं, हटाओ इसको, थोड़ा जीवन आसान करते हैं आप लोगों का। क्या दिया हुआ है आपको? TSA बटे CSA क्या दिया हुआ है? 3/1। अगर TSA बटा CSA 1 आपको दिया हुआ है तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, CSA अपॉन बेस एरिया की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बेस एरिया अपॉन CSA की वैल्यू कितनी होगी? अगर CSA 1 है तो TSA में क्या होता है? CSA प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, तो बेस एरिया 2 के बराबर है। 2 बेस एरिया 2 के बराबर है, तो बेस एरिया इंडिविजुअली 1 के बराबर है, यानी बेस एरिया और CSA बराबर है। बेस एरिया तुम्हारा है √3/4a² डिवाइडेड बाई कर्व्ड सरफेस एरिया है 3ah। यहां a से a काट दो। अब अगर आप a बटा h यहां से देखना चाहते हैं तो ये मिलेगा 4√3/1, सी ऑप्शन। सो सवालों को कितना बढ़िया से आप समझ पाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल इज नॉट ऑलवेज सिंपल। एक फैक्ट बताऊं आपको, चांद पे आदमी कब गया बता सकते हो आप? कब गया चांद पे आदमी पहली बार? क्विकली बताओ। 1969। लेकिन पता है आपको सूटकेस में पहिया पहली बार कब लगा? 1999 में। उसके पहले लोग सूटकेस ढोते थे। थिंक अबाउट इट। सो समटाइम्स ऑब्वियस इज नॉट सो ऑब्वियस। और पहिया कब से है? पहिया 2000 से अधिक सालों से प्रचलन में है। पहिया तो ही है, बुलक कार्ट, फलाना ढिमकाना, यू नो। तो पहिया भी थी, लोग परेशान भी थे सूटकेस ढोके, सामान ढोके, लेकिन सूटकेस में पहिया जो है 1999 में लगा। तो कई बार ना सिंपल सॉल्यूशंस इतने सिंपल होते नहीं है, लोगों के दिमाग में नहीं आते। अब सही सवाल है ये, इस तरह से बहुत सिंपल है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो लोग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में घुस जाते हैं। वो लिख देंगे TSA का फार्मूला, फिर लिख देंगे CSA का फार्मूला, फिर तो आपको बहुत सिंप्लीफाई करना है चीजों को, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि भाई TSA बटा CSA 3/1 है। अब आप देखो TSA में CSA से एक्स्ट्रा क्या होता है? ट्वाइस ऑफ बेस एरिया होता है। यानी TSA में जो 3 लिखा है और CSA हमारा 1 है, तो जो 2 एक्स्ट्रा है वो 2 एक्स्ट्रा किसका है? बेस एरिया का है। और बेस एरिया टॉप बॉटम प्रिज्म में दोनों आता है, तो बेस एरिया भी 1 के बराबर हो गया, यानी बेस एरिया और CSA 1:1 है। बेस एरिया क्या है यहाँ पर? √3/4a² है, और कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल 3 रेक्टेंगल से बनता है 3ah।
A/H की सीधी वैल्यू आ गई। हाँ जी, तीन बटा दो नहीं हुआ करना साहब, 3/2 आप तब लिखोगे जब आप ट्वाइस ऑफ बेस एरिया कंसीडर करके चलोगे ना। समझ में आई बात मेरी, मैंने क्या किया है? नहीं, थिंक अबाउट इट, फिर से सोच लो। कहां 3/2 दिया हुआ है? टोटल सरफेस एरिया टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म विद 3:1। अच्छा, आप करो 3/2 दिया हो तो 3/2 दिया होगा तो आप कहोगे ट्वाइस ऑफ बेस एरिया जो एडिशनल है 1 के बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे बेस एरिया 1/2 हो जाएगा। बेस एरिया 1/2 होगा, CSA 1 है तो 1/2 हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कह रहे हो 3/2 दिया हो तो ट्वाइस ऑफ बेस एरिया 1 के बराबर होगा और बेस एरिया 1/2 होगा, वहां सॉल्व करना। यहाँ वैल्यू 1/2 लिख के आप करोगे तो नीचे आपकी एक 2 वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, 81। Water is poured in a prismatic cylinder having triangular base for 5 minutes. Wow. After 5 minutes, depth of water is 7√3 meters. The base of tank is an equilateral triangle with side 50 meters. So here the cylinder, आपने सिलेंडर का पूरा नाम सुना है? क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर उसको बोलते हैं। अब इन्होंने सवाल में थोड़ी बदतमीजी करी है, क्योंकि उसका पूरा नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो इन्होंने बदतमीजी क्या करी है? प्रिज्मेटिक सिलेंडर, ये कह रहे हैं कि सिलेंडर जो होता है एक प्रिज्म स्ट्रक्चर होता है, और राइट सर्कुलर की जगह यहां क्या है मामला? यहां मामला है कि बेस ट्रायंगुलर सिलेंडर है वो। तो राइट ट्रायंगुलर सिलेंडर इज द टर्म दे आर यूजिंग विद द ट्रायंगुलर बेस। बाय डिफॉल्ट अगर कहीं सिर्फ सिलेंडर लिखा होता है तो हम उसको क्या एज्यूम करते हैं कि बेस सर्कुलर है, बट यहां ये साफ साफ तुम्हें बता रहे हैं कि जो प्रिज्म स्ट्रक्चर है उसका बेस ट्रायंगुलर है, तो दे समवट डिफाइनिंग राइट ट्रायंगुलर सिलेंडर यहां पर, कि देयर इज ए ट्रायंगल बेस का सिलेंडर। ठीक है, सो इट्स ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। बहुत ही पोएटिक भाषा इन्होंने लिखी है, जो पोएट्स नहीं होते हैं, पोएटिक भाषा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम समझ गए कि भैया ये प्रिज्म की बात इनको करनी है, और काफी घुमा फिरा के इन्होंने प्रिज्म की बात करी है, कोई बात नहीं, समझ गए। तो 5 मिनट में आपको समझना क्या है कि भैया जो भर गया है वॉल्यूम, वो दिख रहा है ना आपको, 7√3 तक की डेप्थ भर गई है। आपको बताना है कि किस रेट से पानी इसके अंदर आया है मीटर क्यूब पर सेकंड में। अब पहले वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम निकलेगा मीटर क्यूब में। वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में निकलेगा तो हम कहेंगे 5 मिनट में इतना वॉल्यूम आया। 5 मिनट मतलब 300 सेकंड में इतना वॉल्यूम आया, तो 1 सेकंड में कितना आया? 300 से डिवाइड करके निकल जाएगा। तो हमारा पूरा जो फोकस है वो है कि भैया इसका वॉल्यूम निकाला जाए, प्रिज्म का वॉल्यूम। प्रिज्म का वॉल्यूम तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच, बेस एरिया इंटू हाइट होता है प्रिज्म का वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हम कहेंगे ये वॉल्यूम 300 सेकंड में भरा गया है, तो ये वैल्यू आपकी मीटर क्यूब पर सेकंड में रेट आ गया। ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में था, 5 मिनट में भरा गया, 300 से डिवाइड कर दिया, यही आपका आंसर है। तो √3 की वैल्यू रख के आंसर निकलेगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। तो ये √3 हो गया, यहाँ 2500 हो गया, यहाँ 7√3 और है, यहाँ 4 इंटू 300 है, ये √3 से कट जाएगा, वैल्यू आ गई 25 इंटू 7/4, 175/4, 4 चौके 16, 4 तियां 12, 43.75, सी ऑप्शन। ठीक है, 82। एक प्रिज्म दिया है ट्रायंगुलर बेस एबीसी, और यहाँ बेस आपको दिखाया गया है, वॉल्यूम दिया हुआ है इसका, AF दिया हुआ है। एक मिनट, क्या AF2 BE3, अच्छा इस डायग्राम की क्या जरूरत है यहाँ पर? मतलब फर्जी में लिख दिया जाएगा? ये तो फर्जी लग रहा है, इस डायग्राम की तो कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा,
हाँ चलो ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है। ओके सो चलो इस सवाल को करते हैं। AF की वैल्यू 2 दिया हुआ है, BE की वैल्यू 3 दिया हुआ है, CF की वैल्यू 4 दिया हुआ है, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, 4 3 7 2 4 6 3 2 5। अब सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा, देखो ये प्रिज्म स्ट्रक्चर जो है ना, थोड़ा सा डायग्राम सही से बना नहीं हुआ है, व्हाट इट शुड बी लाइक। आपको ये समझना है कि इस डायग्राम को मैं सही करता हूं पहले तो। दिस इज द डायग्राम। ये जो बीच वाला पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन कटा हुआ होगा, बिकॉज देन ओनली सर्कल का कोई वैल्यू है यहाँ पर, वरना तो खाली ट्रायंगल ही बना होता। अब इसी पोर्शन को आप इसी के ऊपर स्टैक कर रहे हो। ये 2D में क्यों है, क्योंकि उन्होंने बेस बना के तुमको दे दिया है। ऊपर लिखा हुआ है देखो, ट्रायंगुलर बेस ABC, वो बेस बना के दे दिया तुमको, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट तुम्हें इस वॉल्यूम से मिलेगा, आपको सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया के लिए हाइट चाहिए होगी, तो पहले हमें इसका बेस एरिया निकालने के लिए इस इनर सर्कल का रेडियस चाहिए होगा। आप सबसे पहले कहोगे कि हमारे पास जो भुजाएं हैं वो 5 6 और 7 की हैं, 5 6 7। इन रेडियस कैसे निकलेगा बताओ। इन रेडियस निकालने के लिए हमको एरिया निकालना पड़ेगा, वही R बराबर डेल्टा अपॉन S करना पड़ेगा। S यहां से आएगा 9, एरिया आप निकालोगे डेल्टा, ये बनेगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, तो ये हो गया 6√6, एरिया हो गया। इन रेडियस हो गया 6√6 अपॉन S व्हिच इज 9, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, 2√6/3। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं निकालने जा रहा हूं बेस एरिया। तो बेस एरिया बनेगा मेरा, ट्राइंगल का एरिया जो है 6√6 माइनस पाई R स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई R स्क्वायर, तो पाई हो गया हमारा पाई इंटू R स्क्वायर बनेगा 2 दूनी 4 6 24/3। इस सवाल में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है डेटा में, बिकॉज ये हमारा बेस एरिया बना, ठीक है। अब जो हमारा बेस एरिया बना, इसको अगर हम H से गुणा करेंगे, वो ठीक है, वो 9 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली में। हाँ तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर प्रॉब्लम है इस सवाल में, प्रॉब्लम यही है कि अगर आप इसको 9 से गुणा करेंगे, हाँ जी, तो ये सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि कैलकुलेशन से √6 से वो कटेगा है नहीं, तो इट्स लाइक समथिंग इज रॉन्ग। अब मैं बता रहा हूं सवाल में प्रॉब्लम क्या है। इस सवाल में प्रॉब्लम ये है, मैं इसको करेक्ट करूंगा सवाल को, कि जो बेस है बेसिकली सवाल का, इनका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं। इनका मीनिंग यही है कि बेस ट्राइंगल ही है, इस सर्कल का इनको कुछ लेना देना है नहीं एक्चुअली। इन्होंने इस सर्कल का यूज इसलिए किया है कि तुम इसका एरिया, बेस का एरिया निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करो। मैं बता रहा हूं क्या किया गया है यहाँ पर, बट उस चीज को उस तरह से एक्सप्लेन करना जरूरी है, समझ रहे हो कि नहीं। सिर्फ ऐसे डायग्राम आप बना दोगे, सर्कल भी बना दोगे अगर उसके भीतर, तो हम तो भैया यही सोचेंगे ना कि इस बीच वाले पोर्शन की शायद नीड नहीं है हमें। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द केस। केस इनका यह है कि इन्होंने सर्कल क्यों बना के दिया है। बेसिकली गिवन ए प्रिज्म ऑफ ट्रायंगुलर बेस ABC, AF की वैल्यू 2 है, BE की वैल्यू 3 है और CF की वैल्यू 4 है। इन्होंने सर्कल इसलिए बना के दिया है कि आप इनके साइड की गणना करने के लिए सर्कल पे टेंजेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें कि भाई ये टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं, 2 और 2। दूसरा, मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दूंगा इस सवाल में, क्योंकि यहां पर इन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है जिसको हमें थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए था कि ये ट्रायंगुलर बेस है। ये क्लियरली उन्होंने बोला है, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ट्रायंगुलर बेस में सर्कल कटा हुआ है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। वो बोल रहे हैं कि बेस हमारा ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर बेस का मतलब इट्स ए ट्रायंगल। अगर कटा हुआ है तो उसके बारे में अलग से मेंशन करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया है। तो ये हमारी थोड़ी मिसरीडिंग रही है कि ये चीज उन्होंने लिखी है कि ट्रायंगुलर बेस है, तो सर्कल को हमें एज ए पोर्शन ट्रीट नहीं करना है यहाँ पर, बट सर्कल को हमें एज ए ज्योमेट्रिकल यूसेस के लिए उन्होंने बना के दिया है, बस सो दैट आप उसके लिए एरिया वगैरह निकाल पाए, ठीक है। दैट इज द सिंपल इंप्लीकेशन।
तो अब आपके लिए सवाल क्या बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ इन रेडियस नहीं निकालना था एक्चुअली में। तो आप कहोगे अब इसका एरिया कैसे बनेगा, बेस एरिया इंटू हाइट h 324√6 के बराबर है। h के वैल्यू रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 54 के बराबर आ जाएगा। हाइट 54 आ गई। अब हाइट अगर 54 आई है और हमें प्रिज्म का सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप? ये तो आपको 6√6 मालूम है कि ये बेस एरिया है। बाकी प्रिज्म में कौन सा सरफेस एरिया होता है बताओ? तो आप कहोगे अगर मुझे सरफेस एरिया प्रिज्म में निकालना होता है तो दो चीजें होती हैं। एक तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं तो मैं कहता हूं ट्वाइस ऑफ बेस एरिया बनता है, प्लस जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होगा यहां पर, बेस पेरीमीटर जो कि है 18 इंटू हाइट यानी 54। नहीं, लेटरल इन्होंने लिखा नहीं, इनको लिखना चाहिए था। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर सिर्फ लिखते हैं तो मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। इस सवाल में ये कमी है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो 12√6 प्लस 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 972 आएगी। नहीं, ऑप्शन में कर्व सरफेस एरिया दिया वो पॉइंट अलग है केबी साहब, मैं बात कर रहा हूं सवाल की लॉजिक की। जब भी इन्होंने कहा कि मुझे सरफेस एरिया चाहिए और कर्व्ड नहीं लिखा है तो उसका मतलब कर्व्ड होता ही नहीं है, उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर केवल सरफेस एरिया शब्द लिखा हुआ है, आप खुद समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है मतलब बाय डिफॉल्ट इट्स ए टोटल सरफेस एरिया। तो अब आपको करना क्या है इस सवाल में, 972 मत लगा देना, इस 12√6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करो एंड लेट्स सी उसके क्लोजर आंसर क्या है। अगर उसके कोई बहुत करीब आंसर है तो वो लगाएंगे आप इस सवाल में। ऑल्दो मैं ये बता रहा हूं आपको कि इस सवाल में इनको पूछना कर्व सरफेस एरिया ही था, क्योंकि 972 मुझे साफ साफ दिख रहा है और 12√6 जोड़ने के बाद भी मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसके बिल्कुल करीब हो। तो इनको पूछना यही था, बट इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने यहाँ पर सरफेस एरिया लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया ये होगा, कर्व सरफेस एरिया 972 होगा। तो यहाँ पर आप ऐड कर लो कि फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। केवल सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए उनको या तो लैटरल सरफेस एरिया या तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिख के बोलना पड़ेगा। ठीक है। 83वां सवाल, प्रिज्म का बेस 15 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम बता दो। बेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज ए स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 2a स्क्वायर प्लस 4ah इज इक्वल टू 432, ये दिया हुआ है। h की वैल्यू 15 है, तो यह है 2a स्क्वायर प्लस 60a इज इक्वल टू 432। यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर प्लस 30a माइनस 216 बराबर 0। फैक्टराइज अगर आप करोगे इसको तो 36 और -6 यानी a की वैल्यू -36 आ जाएगी या फिर +6 आ जाएगी। a की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, यानी a की वैल्यू 6 है, यानी बेस हमारा 6 है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बनेगा a स्क्वायर इंटू h, ये हो जाएगा 36 इंटू 15, 540 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया क्या किया मैंने? टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है यहाँ पर 4h, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उसके रूट्स आपने निकाले और आंसर आया। 84वां सवाल देखिए, एक हॉलो प्रिज्म है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब यहाँ शब्द लिखा हुआ है इन्होंने हॉलो प्रिज्म, जैसे हॉलो सिलेंडर होता है, जैसे प्रिज्म स्ट्रक्चर, ऐसे हॉलो प्रिज्म लिखा हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका बेस इक्विलेटरल है, साइड दिया है। एक अनदर टेट्राहेड्रन है जिसका साइड दिया हुआ है, उसको इसके अंदर हम डाल देंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट जरा देखना, ये √24 की वैल्यू कितनी बराबर है, 2√6। तो टेट्राहेड्रन की जो भुजा है वो बड़ी है एज कंपेयर टू द हॉलो प्रिज्म ऑफ वॉल्यूम इज हैविंग इक्विलेटरल बेस। टेट्राहेड्रन गब्बर साहब पढ़ा चुका हूं क्या होता है, डोंट बी सरप्राइज्ड, पढ़ा चुके हैं। Which is pushed inside the hollow prism such that the base of tetrahedron is always parallel to the base of the prism, right?
then find the minimum distance between the base of the prism and the tip of the tetrahedron. A very nice question. So this question involves a lot of visualization, because first thing is that you can clearly see कि जो टेट्राहेड्रन है उसकी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड से बड़ी है. इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो टेट्राहेड्रन है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा इस तरीके से, क्योंकि टेट्राहेड्रन कैसे बनता है, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बन जाता है, कुछ इस तरीके का बनेगा. थोड़ा और सुंदर बनाते हैं. ठीक है. नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर इसका साइड मेरा 2√6 है, तो हम बेस की तरफ से तो इसके अंदर डाल नहीं सकते. कैन यू? नो, बेस की तरफ से आप इसको नहीं डाल सकते अंदर, क्योंकि बेस बड़ा है इसका. ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस लेके बैठा हुआ है, और जो हमारे पास हॉलो प्रिज्म है उसका बेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट उसकी साइड छोटी है, तो इस बेस की तरफ से इसकी एंट्री नहीं हो सकती. यानी एंट्री हमें पॉइंटेड पीक के साइड से करानी पड़ेगी. क्लियर? रेक्टेंगुलर बेस से डालेंगे. रेक्टेंगुलर बेस से कैसे डालोगे? इस पॉइंटेड पीक से डालना. और यहां दिया हुआ है कि जो टेट्राहेड्रन का बेस है वो हमेशा पैरेलल है प्रिज्म के बेस के, तो हमें ऊपर से इसको पॉइंटेड पोर्शन से डालना शुरू करना है. तो पॉइंटेड पीक से जब आप इसको डालना शुरू करोगे तो लेट मी शो कि क्या होने वाला है, क्या कहानी होने वाली है. सवाल बड़ा मजेदार है. थोड़ा सा अगर मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं तो ज्यादा बेहतर डायग्राम बनेगा. बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, मस्त. ये आपका प्रिज्म स्ट्रक्चर है. ठीक. तो यहां सिनेरियो क्या है इसको समझिएगा. सिनेरियो सिंपल सा ये है कि जो टेट्राहेड्रन है उसको हम ऊपर से उसकी पॉइंटेड पीक की तरफ से इसको डालना शुरू करेंगे. तो टेट्राहेड्रन पूरा तो अंदर नहीं जाएगा, पूरा तो अंदर जा नहीं सकता, बट वो कितना अंदर जाएगा इसको समझते हैं. दिस विल बी द सिनेरियो. आप ऐसे अंदर डालोगे. ये जो पोर्शन है, जो पतला पोर्शन है शुरुआत में, एक समय ऐसा आएगा, आप खुद इसको जरा समझिएगा, जब ये वाला पार्ट इसका, जो ये वाला हिस्सा है, दिस पोर्शन, राइट, ये वाला जो हिस्सा है जब 2√3 के बराबर हो जाएगा वहीं पर स्टक हो जाएगा, अब आगे नहीं जा पाएगा. अब सवाल बहुत आसान है आपका. सवाल आसान ये है कि मैं ये ऊंचाई यहां से निकाल सकता हूं, क्योंकि ये एक तरह से आप ये जानना चाह रहे हो कि ये 2√6 है और ये 2√3 है, तो ये ऊंचाई कितनी है. क्योंकि मुझे यहां से लेके अगर नीचे तक की ऊंचाई आप पूछोगे कि भाई ये प्रिज्म स्ट्रक्चर है और इस प्रिज्म स्ट्रक्चर की टोटल ऊंचाई कितनी है, तो अगर आप सवाल देखोगे, जो आपको प्रश्न दिया हुआ है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो मैं इसकी ओवरऑल हाइट निकाल सकता हूं. और ओवरऑल हाइट क्या है मेरी, 324√3 वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर 12. √3 से √3 कटेगा, 4 3 12 बनेगा, 3 से काटूंगा मैं 108. तो ओवरऑल हाइट 108 है. अब इसमें इतना पोर्शन पेनिट्रेट होके अंदर आ गया, वही घटा देना है मुझे, तो नीचे से ऊंचाई मिल जाएगी मुझे. तो ये पोर्शन कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है. आप इस साइड को कंपेयर करिए, क्योंकि हम सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं 3D में. तो आप कहोगे ये अगर 2√6 है और ये अगर 2√3 है, तो ये क्लियर हो गया कि ये जो भुजा यहां पर है ये 1/√2 टाइम्स है. 2√6 को 1/√2 करने से 2√3 मिलता है. यस. तो जो आपकी पूरी हाइट है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, इसको मैं समझाता हूं. कि अगर आप पूरी हाइट को मान लिया h बोलते हैं, तो इतनी जो हाइट होगी ये h/√2 के बराबर होगी. अब आपसे मैं एक सवाल और पूछने जा रहा हूं, और वो सवाल का उत्तर देना. इसको h' बोल दो, क्योंकि h यहां मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं. टेट्राहेड्रन के केस में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? √2/3a होता है. यस और नो? ओवरऑल हाइट, ये फॉर्मूला आप लिख चुके हो. a की वैल्यू यहां 2√6 के बराबर है.
जरा काटिए, √3 से √2 बनेगा और ये 4 बन जाएगा। तो ओवरऑल जो हाइट है ये 4 के बराबर है टेट्राहेड्रन की। सो h/√2 कितना होगा? 2√2। h'/√2 अगर आप निकालते हो तो 2√2 के बराबर हो गया। 4/√2 इज 2√2। आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। अच्छा सवाल है, घर पे जाके इसको दोबारा सोचना कि क्या हुआ है। नेक्स्ट क्लास में अगर दिक्कत होगी तो पूछ लेना, फिर से बता दूंगा। ठीक है, सो द आंसर इज बी। सवाल इज सिमिलर टू कि मेरे पास एक टेट्राहेड्रन है, उसको हमने ऐसी हाइट पे काटा है कि उसका जो बेस है वो 1/√2 टाइम्स हो जाता है। बस वो ऊपर वाली हाइट अगर मिल जाए तो हम प्रिज्म की हाइट से ये घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 108 कैसे आया? प्रिज्म के वॉल्यूम को कैसे निकालते हो आप? बेस एरिया इंटू हाइट। तो प्रिज्म का साइड मुझे 2√3 दिया हुआ है, बेस एरिया निकल जाएगा, हाइट की वैल्यू वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया हो जाएगी, तो 108 निकल गया। तो गुड क्वेश्चन। आई थिंक अब तक जितने भी आपने सवाल किए उसमें सबसे अच्छा सवाल यही था, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन। सो इसको घर पे जाके एक बार दोबारा सोच लीजिएगा, और मैं इस यात्रा को आज यहीं विराम देता हूँ। कल शाम को 6 बजे फिर से मुलाकात आपसे होगी, और फिर इसके आगे का सफर हम बढ़ाएंगे। ठीक है, एक मिनट, कौन सा सवाल है ये? हेमेंद्र जी का। आपने से बोला कि सेम फील्ड में फैक्टर नहीं किया था, उससे सही आंसर आ रहा है। मतलब इसमें आपने होल को सेम फील्ड में फैक्टर नहीं किया था। 38वां सवाल। चलो इसको कल देख लेना, याद दिला देना मुझे आप। ठीक है हेमेंद्र, 38 क्वेश्चन है ना, कल क्लास की शुरुआत में याद दिला देना, देख लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। 38 नंबर दोबारा कर लेंगे अगर कुछ गलती हुई होगी मुझसे, क्योंकि मुझे देखो आंसर याद रहते नहीं है। ठीक है, आई नेवर नो व्हाट्स द आंसर फॉर ए क्वेश्चन, सो मे बी कोई चीज मुझसे लैप्स हो जाए तो गलती हो जाए। जिनको आंसर याद होगा उनसे कभी गलती नहीं होती। ठीक है, तो मुझे याद नहीं होता है। आई डेलिबरेटली फॉरगेट एवरी क्वेश्चन व्हिच आई सॉल्व, so I had to do a lot of practice how not to keep things in memory so that I can always solve questions like a fresh question. So मैं भूल जाता हूँ, आंसर याद रहता नहीं मुझे। तो हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो, माइट बी, बट आप लोग हो ना, उसके लिए पॉइंट आउट कर दोगे जैसे आपने किया। तो कल चेक कर लेंगे 38 नंबर का सवाल भी दोबारा। ठीक है, चलिए कल शाम को 6 बजे। थैंक यू।